नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली दोपहर में 1 बजे यहाँ पर आप सभी की जो रीजनिंग की क्लास है, बिल्कुल आप सभी को पता है रीजनिंग की क्लास जो आपकी लाइव चलती है। यहाँ पर 1 बज चुके हैं और जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए आप सभी को मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही कि नहीं आ रही है। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द क्लास। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो मैं ला करके देता रहता हूँ, जो आपके इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है, पीडीएफ है, बिल्कुल फ्री में आपको वहाँ पर मिलते रहते हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ये हमारी आईडी है, वहाँ पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। मेरी क्लासेज जो है डेली अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी चलती है। आपसे को होता है डेली मेरी क्लासेज जो है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे चलती है। सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, मुझे वहाँ पर फॉलो कर लेना है, और इनवाइट कोड हमारा है डियर गुरुजी। देख लीजिए भाई, ये हमारा इनवाइट कोड है डियर गुरुजी, और आप इस कोड का यूज करके अनअकैडमी पर मेरी क्लासेज जो है ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कर ले यार, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। शेयर कर दो धड़ाधड़, जिससे और भी लोग जो है जुड़ जाएं। और अनअकैडमी पर अगर आप लोग प्लस में जुड़ना चाहते हैं तो प्लस में भी जुड़ सकते हैं। बहुत सारे एडवांटेज है आपको यहाँ पर प्लस में जुड़ने के। टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलता है, फ्री पीडीएफ मिलते हैं। बैच कोर्सेज की बात करते हैं तो लेखपाल, यूपीएससी, ट्रिपल एससी, लेखपाल, इन सब के लिए जो बैच कोर्सेज आपके लगातार चल रहे हैं। और ये हमारा कोड है डियर गुरुजी, इसी कोड का यूज करके आप लोग अनअकैडमी प्लस पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। रीजनिंग और मैथ दोनों यहाँ पर देखने को मिलेगा। और पहला क्वेश्चन देखिए, कल आप सभी को पता है यहाँ तक हुआ था, जिसने वीडियो देखा होगा आप सभी को पता होगा, आपका यहाँ तक हो चुका था। और आज का जो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है भाई 6 टीम है एक फुटबॉल प्रतियोगिता में, प्रत्येक टीम को शेष अन्य टीमों से एक एक मैच खेलना है। भाई टोटल 6 टीम है, ठीक है, और एक फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रत्येक टीम को अन्य टीमों से एक एक मैच खेलना है। तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे? इसका एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक होता है कि 6 टीम है, उनको भाई जो 6 टीम है, एक टीम अगले 5 टीमों के साथ खेलेगी ना, तो 6 गुणे 5 कर दो, तो टोटल मैच कितने हो जाएंगे? क्योंकि भाई एक टीम 5 मैचों के साथ खेल रही है, तो डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो आपका कितना आ जाता है? 6 पंचे 30/2, 15 आ जाता है। ये तो हो गया भाई शॉर्ट ट्रिक, हो गया भाई 15 यहाँ पर आ गया। लेकिन इसका बेसिक समझो क्या कहना चाह रहा है भाई। जैसे मान लो 6 टीमें हैं, इसको पूरा मिटा देते हैं, इसका बेसिक समझाते हैं। ये तो भाई आपका हो गया भाई शॉर्ट ट्रिक वाला। बेसिक बहुत ज़रूरी होता है, समझिए। मान लीजिए 6 टीम है, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, अब मान लीजिए ए अगर खेलेगी तो शेष 5 टीमों के साथ खेलेगी। ठीक है, बी की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि वो भाई ए अगर 5 टीमों के साथ खेल रही है, तो जो बी है वो अगर ए बी सी डी ई एफ से खेल रही है, तो जो बी है वो ऑलरेडी ए के साथ खेल चुका है, तो ये 4 टीमों के साथ खेलेगा। ठीक है, इसी तरह जो सी है, ए और बी से ऑलरेडी खेल चुका है, तो ये 3 टीमों के साथ खेलेगा। डी की बात करते हैं तो ये 2 टीमों के साथ, क्योंकि ए खेल चुका है, बी भी खेल चुका है, सी भी खेल चुका है, तो बचा हुआ डी, ई और एफ के साथ खेलेगा। ई की बात करते हैं तो ये भाई एक ही टीम बचा है, एफ उसके साथ खेलेगा। और एफ की बात करते हैं, ए बी सी डी ई एफ सबके साथ खेल चुका है। सबको जोड़ लो भाई, 5 4 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15 आ जाएगा। तो यहाँ से भी देखिए सबको जोड़ने पे 15 ही आ रहा है। तो दोनों तरीके से आप लोग जो है 15 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। एक बंदर एक खंभे पर पहले मिनट में 8 मीटर ऊपर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ भाई। एक बंदर है एक खंभे पर पहले मिनट में 8 मीटर ऊपर चढ़ता है, दूसरे में 2 मीटर नीचे फिसल आता है। यानी कि एक्चुअल में अगर देखा है तो 2 मिनट में टोटल कितना कार्य कर रहा है भाई। पहले मिनट में 8 ऊपर चढ़ा, दूसरे में 2 नीचे खिसक गया, यानी कि टोटल वो 6 मीटर चढ़ता है 2 मिनट में। अब अगर खंभे की कुल ऊंचाई जो है 62 मीटर हो, ठीक है, तो उस खंभे पर चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा? 62 मीटर तक पहुंचना है हमको। अब 6 के हिसाब से अगर हम लोग 62 तक पहुंचेंगे, ध्यान से समझिएगा, तो हम लोग कैसे, मान लीजिए 18 मतलब जैसे मान लीजिए 18 मिनट, यानी कि हम लोग 9 छक्का 54 कर रहे हैं। मतलब 18 मिनट में वो कितना चढ़ पाएगा? इसके आसपास पहुंच रहे हैं ना, 9 छक्का 54, क्योंकि 10 छक्का 60 हो जाएगा, आगे बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 19 से यहाँ पर कर देते हैं, 9 से गुणा कर देते हैं, तो 9 दूनी 18 मिनट में आपका 54 मीटर चढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर है कि भाई अगर 2 मिनट में 6 मीटर चढ़ रहा है, तो 18 मिनट में वो 54 मीटर चढ़ेगा। और जैसे 19वां मिनट आएगा,
ठीक है, मुझे पता है कि 1 मिनट में 8 चढ़ रहा है, तो 18 से जैसे 19वें पे आएगा तो 8 और चढ़ जाएगा, तो 54 में 8 जोड़ दीजिए, तो 8 4 12 62 पे आ गया कि नहीं आ गया भाई। तो यहाँ पर 19 मिनट टोटल, ठीक है। वो कितना मिनट लेगा भाई, 19 मिनट लेगा, वो 62 मिनट जो है आपका, 62 मीटर जो आपका चढ़ जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि हम 20 मिनट पे क्यों नहीं गए भाई। 20 मिनट पे अगर हम लोग जाते तो आपको पता है ना कि 20 मिनट में वो 2 नीचे खिसका था, यानी कि वो 20 मिनट में सिर्फ 60 ही चढ़ पाता। इसलिए हम लोग यहाँ पर 6 धाम 60 नहीं लिए, यहाँ पर 20 नहीं लिए, उसके पहले हम लोग 18 से 19 के बीच में हमने चेक कर लिया, आपका आंसर जो आपका आ गया। और इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको कई बार करवा रखे, कई तरीके के क्वेश्चन करवा रखे हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग जो है गलती ना करो। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर 4 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया। बहुत सिंपल सा मैथ का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि मोहन ने, आई नो जब मैथ का क्वेश्चन आता है, रीजनिंग का क्वेश्चन आता है तो लोग स्किप करते हैं, बट समझो तभी तो आएगा भाई, फिर नहीं तो बाद में कहोगे सर जी मैथ आया था रीजनिंग आया था, आप पढ़ नहीं पाए, आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो भाई। तो मोहन ने 280 सेंटीमीटर लंबी का लंबा लकड़ी का एक टुकड़ा खरीदा। कितने सेंटीमीटर भाई, 280 सेंटीमीटर, ठीक है। वो इसे 2 टुकड़ों में इस प्रकार काटना चाहता है कि छोटे टुकड़े की लंबाई बड़े टुकड़े की लंबाई का 75% रहे। भाई सिंपल सी बात है यार, यानी कि टोटल 100% जो दिया गया है वो कितना है आपका, 280 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब जो एक टुकड़ा 75% हो, एक टुकड़ा 25% हो, यानी कि इस 100 को हमें ऑब्वियस सी बात है क्या बोलते हैं भाई, 75:25 में तोड़ना है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इस प्रकार काटे गए छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। अब एक बात बताइए भाई, माना बड़ा टुकड़ा जो है 100% आपका 280 सेंटीमीटर है, तो जो यहाँ पर 100% पूरा आपका कितना आ गया भाई, 280 सेंटीमीटर आ गया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक से लगाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि छोटे टुकड़े की लंबाई बड़े टुकड़े की लंबाई का 75% रहे, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा कर दो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, इसका का कह रहा है। जब भी का कहता है तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस समझते हैं। यहाँ पर 280 सेंटीमीटर तो ये पूरी लंबाई हो गई। अब कह रहा है कि जो छोटे टुकड़े की लंबाई है बड़े टुकड़े की लंबाई का 75% हो, यानी कि अगर मान लेते हैं बड़ा टुकड़ा 100 सेंटीमीटर का है तो छोटा टुकड़ा जो है 75 सेंटीमीटर का होगा। तो भाई देखिए, बड़ा टुकड़ा 100, इसका 75 सेंटीमीटर हो गया। दोनों का अनुपात निकालिए, कितना आ जाएगा, 100:75 आ जाएगा। हल करिए, 25 से घटेगा 25 चौका 100, 25 से 75, अनुपात आपका 4:3 आ गया। दोनों को जोड़ लिए। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। छोटा टुकड़ा देखिए 3 वाला है, बड़ा टुकड़ा आपका 4 वाला है, तो छोटे टुकड़े की लंबाई निकालनी है तो अनुपात समानुपात का रूल पढ़ाया गया है। 3 लेंगे और डिवाइड बाई 4, 3 पूरा 7 कर देंगे, और कुल लंबाई कितनी है भाई, 280 है, तो गुणे 280 कर देंगे। 7 चौका 28, 4 3 12, यानी कि 120 सेंटीमीटर आ गया। अगर यहीं पर बड़े टुकड़े की लंबाई पूछी गई तो 4/7 करते तो 160 सेंटीमीटर आ जाता। दो ये तरीके हो गए भाई आपको इस प्रश्न को लगाने के। फिर से एक बार समझ लीजिए, टोटल लंबाई 280 थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा था कि वो इसे 2 टुकड़ों में इस प्रकार काटना चाहता है कि छोटे टुकड़े की लंबाई बड़े टुकड़े की लंबाई का 75% हो। तो भाई छोटे टुकड़े की लंबाई बड़े का 75% है, यानी कि बड़े को अगर 100 मानेंगे, छोटा उसका 75%, 100 का 75% कितना होता है, 75 होता है, 75 हो जाएगा। दोनों का अनुपात निकाल लिया, 4:3 के अनुपात में आ गए। हमें छोटे टुकड़े की लंबाई चाहिए थी तो अनुपात वाला रूल हमने लगा दिया, 3/कुल यानी कि 4 3 7, और मल्टीप्लाई बाई जो सेंटीमीटर उसकी लंबाई है 280 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर 120 सेंटीमीटर आ गया भाई, जो छोटा वाला टुकड़ा था। बड़ा वाला टुकड़ा करना होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते तो आपका 160 सेंटीमीटर आता। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी है, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। देखिए, और ये घन वाले क्वेश्चन काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं भाई। एक किसी ठोस घनाकार आकृति की सभी बाहरी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है तथा उसे इस प्रकार काटा गया है कि उसके 64 बराबर घन बन सके। ठीक है, तो इन 64 घनों में से ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो। तो पहले n की वैल्यू निकाल लो भाई, यानी कि कुल जो भुजाओं की संख्या कितनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला भाई, n बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कितने 64 बराबर घनों में बांटा गया है, तो इसका घनमूल निकाल लेंगे 64 का, कितना आ जाएगा, n का मान कितना आ गया भाई आपका 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, 6n-2। ठीक है, 6n-2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 12n-2 होता है। तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, n का मान कितना भाई आपका 4 है, 4 - 2 हो गया, कितना आ जाएगा भाई 12, 4 में से 2 घटा दीजिए 2 हो जाएगा, कितना आएगा भाई 12 दूनी
24 आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा 12n-2, आप ऐसे याद रखो, कहीं कहीं 6n-2 इंटू 2 होता है, उससे मतलब नहीं है। एक सतह रंगीन वाले घन जो होते हैं 12 ब्रैकेट में n-2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। n की वैल्यू कैसे आई, टोटल 64 बराबर घनों में बांटा गया था, तो जितने जैसे 125 बराबर घनों में बांटा गया होता है तो इनका मान घनमूल 125 हो जाता, आंसर वहाँ पर 5 आ जाता, फिर 5 - 2 करते, आंसर आपका 12 3 36 आ जाता है आंसर। ऐसे आपका जो है आंसर वेरी करता, अगर आप लोग का ये जितने घरों में काटा गया है वो आपका जो है डिफरेंट होता तो, ठीक है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया भाई 12 दूनी 24 वाला ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, आगे की ओर बढ़ा जाए, प्रस्थान करते भाई अगले प्रश्न पर। ध्यान से देखिएगा और सभी लोग बताते हुए चलिएगा। ध्यान से देखिए भाई, एक विद्यालय में पहला पीरियड प्रातः 8:30 बजे शुरू होता है और चौथा पीरियड जो है दोपहर पूर्व 11:30 पे समाप्त हो जाता है भाई। तो प्रत्येक पीरियड की अवधि समान है तथा 2 पीरियडों के मध्य 4 मिनट का अंतराल है। तो एक पीरियड की अवधि बताइए कितनी है। अब एक बात बताओ भाई, पहला पीरियड 8:30 बजे शुरू होता है और 11:30 बजे जो है टोटल समाप्त हो जाता है, यानी कि टोटल कितने घंटे हो गए भाई आपके, 3 घंटे हो गए। 3 घंटे हो गए कि नहीं हो गए भाई, बोले तो 180 मिनट हो गए भाई। 8:30 से 11:30 180 मिनट में आपके 4 पीरियड जो है आपके समाप्त हो गए, 4 पीरियड आपके समाप्त हो गए। और साथ ही साथ यहाँ पर कह रहा है, एक चीज़ समझिएगा, हम लोग बटे 4 कर देते तो आपका आंसर वहाँ पर 45 मिनट आता, आधे लोग 45 मिनट यहाँ पर अगर ऑप्शन में होता तो टिक करके आ जाते। लेकिन यहाँ पर एक लाइन कह रहा है कि 2 पीरियडों के मध्य 4 मिनट का अंतराल है, ठीक है। यानी कि पहला पीरियड जैसे ख़त्म हुआ तो उसके बाद 4 मिनट का अंतराल है। तो भाई टोटल 4 क्लासेस हुई हैं, तो जैसे ये एक क्लास से दूसरी क्लास चली, फिर दूसरी क्लास से तीसरी क्लास चली, तीसरी क्लास से चौथी क्लास चली, तो टोटल कितने अंतराल आए भाई, ध्यान से देखिएगा। 1 अंतराल, 2 अंतराल, 3 अंतराल यहाँ पर आए हैं ना, तो 3 अंतराल आए हैं और प्रत्येक अंतराल पे 4 मिनट का अंतराल, 4 मिनट का एक्स्ट्रा समय गैप हो रहा है। तो 180 मिनट में से 4 यही 12 घटा देंगे तो टोटल आपका जो समय आया, पढ़ाने का समय या पीरियड का समय आया 168 मिनट आया। और ये 4 क्लासेस का है तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो एक क्लास का समय आ जाएगा 4 चौका 16, 4 दूनी 8, यानी कि 42 मिनट, ठीक है। तो प्रत्येक पीरियड का जो अभीष्ट समय हो जाएगा भाई आपका 42 मिनट हो जाएगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सर, यस और नो, क्लियर है ना भाई। क्लियर है तो भैया अच्छी बात है, परेशान बिल्कुल मत होइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए का व खा, देखो भाई का और खा ए बी जो भी आपको मानना हो मानो, कोई दिक्कत नहीं है। का व खा एक सीधी सड़क पर 300 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है, ठीक है। कितनी दूरी पर अवस्थित भाई, 300 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। फिर कह रहा है कि राम कार के द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से का शहर से खा शहर की ओर चलता है। मान लेते हैं ये का है भैया, ये आपका खा है, यहाँ पे लिख देता हूँ का, और ये हमारा खा है। इनके बीच की दूरी कितनी भाई आपकी 300 किलोमीटर है। अब यहाँ पर राम जो है 60 की स्पीड से इधर चलना शुरू करता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है खा शहर की ओर, और उसी समय श्याम 90 की स्पीड से खा से इधर की ओर 90 की स्पीड से चलता है। तो रिलेटिव स्पीड वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब जब दोनों विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, मैंने आपको बताया रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, जब दोनों विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल जो होता है वो जुड़ जाता है। तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा भाई, सापेक्ष चाल हो जाएगा आपका, इसका 60 है इसका 90 है, तो ऑब्वियस सी बात है 60 और 90 जुड़ जाएगा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। दूरी दोनों के बीच की कितनी है भाई, दूरी की बात करते हैं तो आपका जो है 300 किलोमीटर है सर जी। अब कह रहा है कि वो दोनों का शहर से कितने किलोमीटर और कितने समय बाद मिलेंगे। तो पहले तो यहाँ पर समय निकाल लो, समय जो टोटल लगेगा भाई दूरी बटे 4 यानी कि 300 बटे 150, बोले तो आपका 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे में तो ये 0 कट गया, 15 दूनी 30, 2 घंटे मिलेंगे। तो ये 3 घंटे वाले ऑप्शन तो आपके कट गए। अब यहाँ पर कह रहा है वे दोनों शहर से कितने किलोमीटर दूर और कितने समय बाद मिलेंगे। अब ध्यान से देखो भाई, शहर से कितने समय दूर, कितने किलोमीटर दूर मिलेंगे, तो आपको पता चल गया भाई समय कितना लगा आपका भाई 2 घंटा लगा, ठीक है। समय कितना लग रहा है भाई आपका 2 घंटा लग रहा है, यहाँ पर क्लियर है। अब यहाँ पर किससे दूरी पूछे गए, दोनों का शहर से,
दोनों का शहर से कितने किलोमीटर दूर, और का से जो गाड़ी चली थी उसकी स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा था। यानी कि का से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाए तो कितनी दूरी आएगी, दूरी बराबर कितना हो जाएगा भाई, चाल गुणे समय, चाल कितना है 60 है, और टोटल समय कितना लगा भाई, 2 घंटे का समय लगा, गुणे 2 कर दो, यानी कि 120 किलोमीटर आ जाएगा। तो टोटल कितना आंसर आ गया भाई, 120 किलोमीटर और 2 घंटा। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया भाई, बहुत ही आसान सा लॉजिक लगा था यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 3, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा, आई नो कुछ लोग को नहीं समझ में नहीं आ रहा होगा, वीडियो को 1 से 2 बार देखें, चाल समय दूरी का कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखने का प्रयास करें, चीज़ें अपने आप जो समझ में आएंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। एक परीक्षा कार्यक्रम दिया गया, ध्यान समझिएगा, इस प्रश्न का जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। 1 मिनट रुक जाइए भाई। एक परीक्षा कार्यक्रम है ये, आप लोग भी कई बार इस तरह के चीज क्वेश्चन पूछते हो जब पेपर दे करके आते हो कि सही हल करने पर 3 अंक मिलते हैं और गलत हल माइनस मार्किंग वाला भी रूल आप लोग यहाँ पर आज सीख ही लो, ठीक है। सही हल करने पर 3 अंक मिलते हैं, गलत हल करने पर 1 अंक काट लिया जाता है। यदि किसी छात्र द्वारा कुल 110 प्रश्न हल करके 286 अंक प्राप्त किए गए हों तो उससे कुल कितने प्रश्न गलत किए। अब देखो भैया, मान लेते हैं उसने, ऑप्शन के हिसाब से चाहो तो लगा सकते हो, बट मैं आपको बेसिक समझाता हूँ। मान लेते भाई उसने यक्स प्रश्न जो आपके गलत किए, क्योंकि हमें गलत प्रश्न वाले की संख्या पूछी गई है। तो भाई सही प्रश्न उसने कितने किए होंगे भाई, अब भाई कुल उसने 110 प्रश्न अगर हल किए हैं, अगर यक्स उसने गलत कर दिए तो सही कितने किए होंगे भाई, 110 में से एक्स घटा दो, इतने उसने जो है सही किए होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो कि सही हल करने पर उसको 110 3 अंक मिलते हैं, तो सही कितने भाई, 110 माइनस यक्स, इस पे जो है इसको टोटल 3 अंक मिल गए, ठीक है। और गलत हल करने पर 1 अंक काट लिया जाता है तो माइनस कर देंगे, गलत उसने यक्स प्रश्न हल किया था तो यक्स उड़े 1 कर देंगे, और टोटल कितना नंबर पा रहा है भाई, टोटल पा रहा है इनको जोड़ने पे 286 नंबर आ रहा है। तो इसको गुणा करो, 3 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 330, माइनस 3 से गुणा करो तो 3x, माइनस कितना हो जाएगा, यक्स गुणे 1 करो तो यक्स आ जाएगा, बराबर कितना भाई, 286 दिया गया है। तो 3x और x दोनों माइनस माइनस है तो आपके जुड़ जाएंगे, तो 4x हो जाएगा। तो 4x उधर भेज दिया, प्लस में आ गया, 330 में से 286 को घटा दो भाई तो आपका 44 आ जाएगा। सही घटाया ना भाई, तो x का मान कितना आ गया, 11। x का मान कितना आ गया, 11 चौका 44, 11 आ गया। तो उसने भैया 11 प्रश्न जो आपके गलत हल किए थे। आप चाहो तो उत्तर की जांच भी कर सकते हो भाई, 110 में से 11 अगर उसने गलत हल किए थे, 11 अगर गलत हल किए थे तो कितने सही किए होंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है, 11 घटा दो, 99 सही किए होंगे, तो 99 के हिसाब से 3 गुणा कर दो, तो 3 9 27, 3 9 27, 2 29, तो 297 नंबर उसको मिलने चाहिए थे। लेकिन 11 गलत कर दिए, तो 1 गलत करने पर 1 अंक कट रहा है, 11 गलत करने पर 11 अंक आपके यहाँ पर कट जाते, तो यहाँ पर देखिए 286 नंबर आपके यहाँ पर आ जाते। तो दोनों तरीके से आपका देखिए 286 आ रहा है, तो आप चाहो तो ऑप्शन मेथड से ऐसे लगा सकते थे, ठीक है। आप इस तरीके से हल करके अगर एक्चुअल आपका यहाँ पर प्राप्त होता लगा सकते थे। उत्तर की जांच भी यहाँ पर देखिए इस तरीके से किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है भाई, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को जड़ से आरंभ करके विपरीत क्रम में लिखें तो दाईं ओर से 17वें एवं बाईं ओर से 12वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। अब ध्यान से देखो भाई, अंग्रेजी वर्णमाला है, अब उसको जड़ से आरंभ किया गया है और विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो हमने जब भी बताया ना, विपरीत क्रम में लिखने के बजाय, कोई अंग्रेजी वर्णमाला है तो विपरीत क्रम में लिखने के बजाय दाएं को बाएं मान लो, बाएं को दाएं मान लो, कुछ उल्टा सीधा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दायां लिखा गया है, इसको मानेंगे हम लोग बायां, क्यों, क्योंकि 22 से 17वीं हो जाएगा। तो 22 से 17वां, यहाँ पर 22 से 17वां, यानी कि देखो बायां आपका ए से होता है, 17वां नंबर कौन सा होता है भाई, 17वां नंबर आपका क्यू का होता है, तो क्यू आ गया, ठीक है। 22 से 17वां एवं बाईं ओर से 12वां, अब बाईं ओर से 12वां यानी कि दाईं ओर से 12वां सुनिए, पीछे से 12वां बताइए कौन सा हो जाएगा, पीछे से 12वें की अगर हम बात करते हैं तो आपका हो जाएगा ओ वाला। और क्योंकि भाई पीछे से 12 मतलब टोटल आपके 26 नंबर होते हैं, उसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27, उसमें से -12 कर दो तो नंबर आ गया आपका 15, तो पीछे से 12वां आपका 15 यानी कि ओ कोड हो गया। इनके मध्य में कौन सा अक्षर होगा, तो भाई ओ और क्यू के मध्य में कौन सा अक्षर होता है, पी होता है, ओ पी क्यू यही तो होता है ना, तो पी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर इस प्रश्न को जो किया जा सकता था। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर फर्स्ट जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है।
निम्नलिखित अंक श्रेणी में अंतिम अज्ञात संख्या क्या होगी? अंतिम अज्ञात संख्या यहाँ पर एक ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है, और जहाँ तक उम्मीद है वो ऑप्शन ही होगा आंसर में, क्योंकि ये था आपका 176। चलो 176 आंसर आएगा। कैसे आएगा आप लोग भी थोड़ा ट्राई करो। निम्नलिखित अंक श्रेणी में 44 है, 55 है, 66 है, 88, 110 है, आपका 143 है। इसके बाद आपका क्या आ सकता है भाई? देखो 44 55 कितने का अंतर है भाई? 11 का अंतर है। 55 66 11 का अंतर आ गया, +11 +11। 66 88 में देखिए +22 का अंतर है। 88 110 में कितने का अंतर है? +22 का अंतर है, यानी कि +11 +11 +22 +22। 110 और 143 देखिए +33 का अंतर है। तो ऑब्वियस सी बात है 143 में फिर से हम लोग 33 ऐड करेंगे। तो ऐड कर लिए भाई 3 3 6 4 3 7 1 176 आएगा, जो कि ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा था, बट कोई बात नहीं, समझ में तो आ गया ना भाई। 176 जो यहाँ पर दिया गया है ये यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है 176, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया सर जी? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके मान के चलिए एक तो फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके फिक्स है, पेपर में आने ही आने हैं। क्या कह रहा है भाई? कथन सभी बसें सड़क हैं, तो ये मान लेते हैं बस है भाई, और सभी बस क्या आपका भाई? सड़क है। सभी बसें आपकी क्या है? सड़क है। और सभी सड़क नदी है, सभी सड़क आपके क्या है भाई? नदी है, ये भी याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि निष्कर्ष कह रहा है सभी बसें नदी है, बस यहाँ नदी यहाँ, तो अंदर से बाहर देखेंगे तो बिल्कुल सही बात है, अंदर बस नदी बिल्कुल सही है। कुछ सड़कें देखो, जब भी सभी बस सभी वाला हो तो कुछ वाला कथन आग बंद करके पढ़ो ही मत, सही ही होगा। ठीक है, कुछ नदियाँ सड़क हैं तो कुछ वाला कथन सही ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ नदियाँ बस है, ये भी सही होगा। यानी कि यहाँ पर देखा जब भी 2 पॉजिटिव कथन हो और यहाँ पर निष्कर्ष भी सारे के सारे पॉजिटिव वाले ही हों, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सही ही होगा। कुछ सब उपयुक्त सभी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर 4 वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सारे के सारे कथन है। अब निष्कर्ष आपके यहाँ पर जो है सही है। वेन आरेख बनाना सीख जाओ तो क्वेश्चन आपके बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज़्यादा आता है कि भाई एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने हिंदी अंग्रेजी दोनों विषय लिए थे। ठीक है, 80% विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया और अंग्रेजी विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या हिंदी विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या की आधी है। तो विद्यार्थियों की संख्या आधी है, तो ऐसी स्थिति में कितने विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हैं? अब समझो ध्यान से इस प्रश्न को, इसमें कहना क्या जा रहा भाई, अब दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? मान लेते हैं भाई टोटल आपके यहाँ पर 100 विद्यार्थी हैं, 100% विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब 80% विद्यार्थियों ने जो है अंग्रेजी हिंदी विषय ले लिया है, इसमें से 80% लोगों ने जो आपके हिंदी विषय लिया है। ठीक है, अब बचे कितने भाई? 20% लोग और बचे हैं। फिर कह रहा है अंग्रेजी विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या हिंदी विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या की आधी है, यानी कि 40% ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने जो आपके हिंदी विषय जो है अंग्रेजी विषय लिया है। तो ऐसी स्थिति में कितने विद्यार्थियों ने जो है दोनों विषय लिए होंगे? अब देखो ध्यान से, 80 विद्यार्थियों ने जो है ले लिया क्या बोलते हैं आपका हिंदी, उसके आधा 40 ने ले लिया आपका क्या बोलते हैं इंग्लिश ले लिया। अब मुझे पता है कि दोनों जोड़ने पे 120% आ रहा है। कितना आ रहा है? 120% आ रहा है, और टोटल परसेंटेज कितना होता है भाई आपका? 100% होता है। तो यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा 20% आ रहा है ये कॉमन होगा ना, इन्होंने हिंदी अंग्रेजी दोनों लिया होगा, इसी वजह से ये 20% यहाँ पर जो आ रहा है ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने दोनों विषय लिए होंगे। ठीक है, एकदम लॉजिक से चलता है। यहाँ पर आपके पेपर में अगर मैथ भी आएगा तो वो मैथमेटिकल रीजनिंग वाला मैथ आएगा। ठीक है, जिसको आप लोग बिल्कुल रीजनिंग लॉजिक के माध्यम से जो है आसानी से सॉल्व कर सको। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है फर्स्ट वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुना अधिक है। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुना अधिक है। यदि 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 68 वर्ष हो तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए क्या हो जाएगी? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुना अधिक है, यानी कि मान लेते हैं पुत्र की आयु x है तो उस व्यक्ति की आयु 5x हो जाएगा, क्योंकि 5 गुना अधिक है। 7 साल बाद, यानी कि 7 साल बाद ये x + 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई? 5x + 7 हो जाएगा।
इन सब का योग देखिए, इन दोनों की आयु का योग जो है कितना दिया गया आपका 68 दिया गया है, यही तो है ना। तो भाई x प्लस 5x और प्लस 7 7 14, तो 6x हो जाएगा और प्लस 14 बराबर कितना आ जाएगा भाई आपका 68 आ जाएगा। 6x का मान कितना आ गया, घटे भाई 68 वैसे 14 घटाएंगे 54 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा भाई 54/6 बोले तो आपका 9 आ जाएगा, 9 वर्ष आ गया। और यक्स हमने पुत्र की एज मानी थी, तो 9 वर्ष वाला ऑप्शन जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 जवाब दिया 9 वर्ष, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी लोग। चलिए ये तो हो गया भाई 37 नंबर क्वेश्चन। 38 की तरफ बढ़ेंगे, परेशान मत होइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन 38 वाला, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं भाई। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग हो, तो इसका मान बताइए कितना हो जाएगा। सिर्फ प्लस और गुणा से प्लस का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ भाग है, तो प्लस और माइनस को ही सिर्फ चेंज करना है। सभी लोग यहाँ पर चेंज करते हुए चलेंगे, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं भाई। 1 प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है तो गुणे 1 कर देंगे। माइनस का मतलब भाग है तो भागे 1 कर देंगे। फिर प्लस है तो गुणे 1, फिर माइनस है तो भागे 1, फिर प्लस है तो गुणे 1, फिर माइनस आ रहा है तो भागे 1 और भागे 1 कर देंगे। ये तो हो जाएगा ना। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, 1 गुणे जहाँ भाग है उसको 1/1 कर दो। ठीक है, ठीक है, 1/1 कर दिया। फिर गुणे आपका 1 भागे 1 यानी कि 1/1 कर दीजिए। फिर गुणे है 1 भागे 1 यानी कि 1/1 और भागे 1 ऊपर आपका 1 चला जाएगा। ठीक है, सबका मल्टीप्लाई करिए भाई, 1 1 1 कोई मतलब है नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को भाग दो 1 से, 1 को गुणा करो 1 से, आंसर आपका 1 ही आता है। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको ये इतना कर दिया। बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है भाई फर्स्ट वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट वाला जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिए आ रहा कि एक व्यक्ति ने चित्र की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा, एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा कि इसकी माँ यानी कि व्यक्ति की माँ विजय के पिता के पुत्र की पत्नी है। तो भाई व्यक्ति हो गया, व्यक्ति की जो माँ है विजय के पिता के पुत्र, भाई विजय के पिता का पुत्र यानी कि खुद विजय हो सकता है, उसका कोई भाई हो सकता है। तो ये ऐसे लिखते हैं, विजय के पिता के पुत्र बोले तो खुद विजय हो जाएगा। पुत्र इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, पुत्र की पत्नी यानी कि विजय की भी पत्नी हो सकती है। अब विजय का कोई सगा भाई बहन नहीं है तो ये खुद विजय की पत्नी हो जाएगी भाई। तो यहाँ पर विजय से तो यह चित्र विजय से किस प्रकार संबंधित है, तो ये चित्र जो है व्यक्ति का मतलब भाई देखो इसकी माँ है और विजय जो है व्यक्ति की माँ, विजय जो है व्यक्ति की बेसिकली जो माँ है उस विजय की पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ पर व्यक्ति का संबंध क्या हो जाएगा, विजय व्यक्ति उसका बेटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई पुत्र वाला, जितने लोग संबंध जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जितने लोगों ने यहाँ पर पुत्र जवाब दिया है साथियों वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए जितने भी लोगों ने यहाँ पर पुत्र जवाब दिया है सर जी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सर। चलिए कोई बात नहीं सर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखते हैं कुछ क्वेश्चन हाँ बचे हुए हैं अभी। जिस प्रकार अंतर संबंध यानी कि यहाँ पर बताना है जिस प्रकार अंतर युग्म लाल एवं रंग में संबंध, जिस प्रकार लाल का संबंध रंग से है उसी प्रकार बताइए यहाँ पर और कौन सा संबंध है। लाल रंग होता है, सिगरेट धुआं, लाल एक प्रकार का रंग है तो इस प्रकार से यहाँ पर सिगरेट कोई धुआं नहीं है, दूध कोई मलाई नहीं है, चाय कोई दूध नहीं है, जल कह सकते एक द्रव होता है। जिस प्रकार लाल एक रंग होता है उसी प्रकार जल एक द्रव होता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर 4 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक बा। चला अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी। देखो भाई एक ट्रेन की लंबाई कितनी है 1 किलोमीटर लंबाई है, एक सुरंग को पार करना है 1 किलोमीटर, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी भाई। पहले यही निकालेंगे टोटल दूरी, जब भी आपका ट्रेन वाला क्वेश्चन आए तो टोटल दूरी क्या होता है भाई, ट्रेन की लंबाई 1 प्लस सुरंग या जिस चीज़ को क्रॉस कर रहा है उसकी लंबाई 1 ही किलोमीटर दिया गया ना, तो कितना आ गया भाई आपका 2 किलोमीटर आ गया। तो उसकी चाल कितनी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल कितना दिया गया भाई आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो भैया हमसे समय पूछा गया है, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 2, चाल कितना है 1, 2/1 यानी कि 2 आ जाएगा। तो 2 घंटा यहाँ पर जो आपका इसका समय आ गया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर 2 घंटा जवाब दिया है बच्चा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कितना समय लगेगा भाई, 2 घंटा समय लग जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखो, आपसे कह रहा है विद्यालय जिस तरह संबंधित है विद्यार्थियों से, उसी प्रकार अस्पताल किससे संबंधित है सर जी। विद्यालय जिस प्रकार संबंधित है विद्यार्थियों से, उसी तरह अस्पताल जो है किससे संबंधित है। 42 नंबर क्वेश्चन में आपका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। भाई यहाँ पर विद्यार्थियों को विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, तो रोगियों को अस्पताल में बेसिकली कह सकते हैं, रोगियों को अस्पताल में कह सकते हैं इलाज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अगर यहाँ पर विद्यालय शिक्षक होते तब यहाँ पर चिकित्सक जो है करेक्ट आंसर होता है। जो लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग थोड़ा करेक्ट करें अपने आप को। कोई नहीं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित 4 में से 3 किसी प्रकार से एक समान है। वीडियो को लाइक और शेयर की संख्या थोड़ी बढ़ाइए भाई। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इसी तरह की क्लासेस आपको डेली बेसिस पर मिलती रहती हैं, डेली दोपहर में 1 बजे। तो अगर आप चाहते हैं कि डेली आपको क्लासेस मिलती रहें तो प्लीज़ डेली क्लास लीजिए और शेयर कीजिए। यहाँ पर निम्नलिखित से 4 में से किसी एक प्रकार समान है, एक आपका भिन्न है। तो ये भिन्न को ढूंढते हुए चलना भाई। तो यहाँ पर देखिए BEHLN, तो बी के बाद यानी ई आया है, यानी कि देखो कितने का अंतर है, 2, 5, 3 का अंतर। सिर्फ 2 अक्षर पहले देखो, आगे फिर बाद में देखेंगे। ई और जे में कितने का अंतर है, ई का मतलब 5, जे का मतलब आपका 10 होता है, +5 का अंतर है। ठीक है, ए और सी, ABC, यानी कि यहाँ पर ए और सी में देखा जाए तो आपका 1 और 3 यानी कि +2 का अंतर है। ठीक, कोई बात नहीं। इसके बाद यहाँ पर 2 और 5 में +3 का अंतर था, +2 का अंतर, +5 का अंतर है। डी और के की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए 4 और के यानी कि 11 +7 का अंतर, यानी कि दोनों में काफ़ी अलग अलग है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 7 का अंतर है। उसके बाद के और क्यू में देख लीजिए, अब सारा में निकालना पड़ेगा भाई। अब देखो यहाँ पर सारा निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं भाई। डायरेक्टली ऐसे लिखते हुए चल दे रहा हूँ कि डी और के में 7 का अंतर है, के और क्यू 11, 6, 17, 6 का अंतर है। क्यू और वी 17, 5, 17 और यहाँ पर 5, बिल्कुल सही बात है, 22 होता है, 5 का अंतर है। वी और जे की बात, जेड की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका 4 का अंतर है। तो 7, 6, 5, 4। यहाँ पर देखिए 2 का अंतर, फिर यहाँ पर देखिए सी और आई मतलब 3 और 6, 6 का अंतर आ जा रहा है। तो 2 और 6 कोई डिफरेंस नहीं। 10 और यहाँ पर एल की बात करते हैं, +5 का अंतर आया, फिर +2 का अंतर आ गया। इसी तरह यहाँ पर देखिए +3 का अंतर आ रहा है, फिर यहाँ पर ई और एच में फिर से +3 का अंतर है। यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि तीसरा ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 7, 6, 5, 4 यानी कि एक क्रमवार यहाँ पर जो है अंतर आ रहा है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर जो इसका 3 दिया गया है यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी लोग, यस और नो? जितने लोग यहाँ पर जो है जुड़े हुए हैं सभी लोग बताते हुए चलिएगा। क्लियर हो गया ना? अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। यदि सर को ये लिखा जाता है तो मैन को कैसे लिखा जाएगा। चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। यदि सर को PSPIR, देखो यहाँ पर SIR, ठीक है, SIR, यहाँ पर P घुसाया, यहाँ पर P घुसाया, यहाँ पर P घुसाया। ठीक है, तो MAN, यहाँ P लगाएंगे, यहाँ P लगाएंगे, यहाँ P लगाएंगे। तो PM PA PN कहीं पे आ रहा है भाई। PM P और PN देखिए, हमने P जैसे यहाँ पर P बीच में घुसा दिया गया था ज़बरदस्ती, वैसे हमने यहाँ भी घुसा दिया। तो PM PA PN ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। कथन सभी प्रिंटर कंप्यूटर हैं और सभी कीबोर्ड कंप्यूटर हैं। कथन दिया गया है सभी प्रिंटर कंप्यूटर हैं। ठीक है, सभी प्रिंटर, ये प्रिंटर हो गया और ये कंप्यूटर हो गया, और सभी कीबोर्ड कंप्यूटर हैं। तो सभी कीबोर्ड कंप्यूटर हैं, यानी कि कीबोर्ड यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, कीबोर्ड इसके अंदर भी आ सकता है। 2-3 तरीके से ये फिगर जो है 2 तरीके से बेसिकली बन सकता है। तो अभी हम लोग यही मानते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं, सभी कीबोर्ड प्रिंटर हैं। तो क्या कीबोर्ड प्रिंटर सभी हो सकते हैं? मान लो अगर हम यहाँ पे भी बनाते तब भी कुछ ही होता, पूरा नहीं होता। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष तो आपका सत्य नहीं है। ठीक है, सभी कंप्यूटर कीबोर्ड है। कंप्यूटर भाई पहली बात तो बाहर है और कीबोर्ड अंदर है, तो बाहर से अंदर में ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ना तो भैया निष्कर्ष 1 निकल रहा है, ना तो निष्कर्ष 2 निकल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका 2 वाला दिया गया, ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर जो इसका 2 दिया गया बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन देखिए इस समय बनने शुरू हो गए हैं और पेपर में बहुत आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नहीं चतुर्भुज त्रिभुज ये सब नहीं गिनना है, यहाँ पर ए से बी तक पहुँचने के प्रकार कितने हो सकते हैं। ठीक है, ए से बी तक पहुँचने के प्रकार कितने हो सकते हैं, देखो यहाँ पर गिनो ध्यान से। ए से स्टार्ट किया, एक तरीका आपका ये है, सिंपल सा एक तरीका आपका ये आ गया, ए से डायरेक्टली बी पर पहुँच गए, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या भाई, ए ये हम लोग यहाँ दूसरा तरीका आ गया। फिर तीसरा तरीका क्या है, यहाँ से गए, ये आपका तीसरा तरीका आ गया। ठीक है, चौथा तरीका क्या भाई, यहाँ पर ये चौथा तरीका आपका ये हो गया। ठीक है, यहाँ डायरेक्टली इधर गए, यहाँ पे आ गए। पांचवा क्या है, यहाँ पर यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ पे आ गए, 6 तरीका हो गया। सातवां तरीका 5 तरीका हो गया। और छठवां तरीका देखिए आपका ये यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, फिर यहाँ पे आ गए। तो टोटल 6 तरीके हैं। ठीक है, कम से कम दूरी अगर पहुँचा जाए तो यहाँ पर टोटल आपके 6 तरीके हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्लियर है, तो ये चीज़ जो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। 6 तरीक़ों से चल सकता है। ये क्वेश्चन जो आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं, क्योंकि अभी आपका एक क्वेश्चन हो चुका है और ये क्वेश्चन आपका एक होमवर्क है, स्क्रीनशॉट लो और मेन कमेंट बॉक्स में जो है इसका जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और मेन कमेंट बॉक्स से उसमें जवाब दीजिएगा। और आज की वीडियो जो है कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जो बताइएगा। और मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, जो कि आपकी 5 बजे जी की क्लास चलती है, तो उसमें जुड़िएगा। ये क्लास 1 बजे चलती है, रात को 8 बजे क्लास चलती है, सुबह 7 बजे क्लास चलती है। तो टाइमिंग क्लासेस का सब कुछ जो याद रखिए, जिससे आप लोग डेली बेसिस पर जो है क्लास में जुड़ सकें। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जो बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।